हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। एवीएफएम में से मॉड्यूल बी का चैप्टर नंबर 9 का पार्ट हम 2 देखने वाले हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। लास्ट के वीडियो में हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है इसके बारे में समझा था, कैश फ्लो एंड इट्स फीचर्स, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स CFAT कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं इसके बारे में भी समझ लिया था। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक आपका है कि मेथड ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि जब हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मीन्स क्या हो गया कि जब आप कोई प्लांट में इन्वेस्ट करते हैं, मशीनरी परचेज करते हैं, बिल्डिंग परचेज करते हैं, कोई प्रोजेक्ट नया स्टार्ट करते हैं, तो उसमें बहुत सारे जो है फिक्स्ड असेट आप एक तरह से क्या करते हैं, फिक्स्ड असेट क्रिएट करते हैं। तो फिक्स्ड असेट जो क्रिएट होता है तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं यही आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहलाता है। कैसा इन्वेस्टमेंट है? कैपिटल, बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पे होता है। तो किसी प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई बिजनेस आप जो शुरू कर रहे हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। तो इसी को डिसाइड करने के लिए अलग अलग मेथड हैं जिसके थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसमें से फर्स्ट आज जो हम पढ़ने वाले हैं, एक ही मेथड के बारे में आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे, और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू यदि आप समझ लेते हैं फ्रेंड्स, तो मैं ये बता दूं कि ये जितने भी बाकी मेथड हैं ये भी आपको आसानी से समझ आएगा। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि फर्स्ट मेथड को आप जरूर अच्छे ढंग से समझिए। और फर्स्ट मेथड क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैसे हम समझेंगे, इससे पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू को अभी हम नहीं समझते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू समझने से पहले बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू समझ में आएगा। ऐसे डायरेक्ट यदि मैं बता दूं आपको कि नहीं एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, तो शायद अभी उतना आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए नेट प्रेजेंट वैल्यू समझने से पहले हम कुछ चीजों को समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप देखिए कि मेथड ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, जो आपका बड़े बड़े जो एक्सपेंडिचर आपके बिजनेस में होने वाला है आगे, उसके लिए जो आप डिसीजन लेते हैं, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाता है, तो सबसे पहले आप अप्रेज करते हैं। अप्रेजल्स का आपका प्रोसेस होता है। अप्रेजल्स मीन्स क्या हो गया, यदि आप लोन देते हैं, लोन यदि आप किन्हीं बोरोवर्स को आप देते हैं तो क्या करते हैं, बोरोवर्स का अप्रेजल्स करते हैं कि बोरोवर जो है सो उसे जो आपने लोन दिया है उसे वो फिर से रिपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या उसकी फाइनेंशियल स्थिति है, ये सारी चीजों को आप चेक करते हैं। तो आपको लगता है कि नहीं बोरोवर ठीक है, रेटिंग वगैरह ठीक है, सारी चीजों को आप देखते हैं, तब लोन उसे आप देते हैं। तो क्या करते हैं कि लोन का अप्रेजल करते हैं, जो लोन देते हैं उसका आप क्या करते हैं, अप्रेज पहले करते हैं कि वो हमें वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उसी तरह से जब आप किसी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ा जब इन्वेस्टमेंट आपका होता है तो उसे भी पहले अप्रेज किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसके लिए क्या है कि हम कुछ टेक्निक्स अपनाते हैं। जैसे देखिए, अ लोन अप्रेजल इज डन टू डिसाइड वेदर टू गिव अ लोन और नॉट। जैसे अभी बताया कि जो लोन का अप्रेजल करते हैं उसमें क्या डिसाइड करते हैं कि आपको बोरोवर को लोन देना है कि नहीं देना है। सिमिलरली उसी प्रकार से एन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं अपने फंड को, तो वहां पे क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट, कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वही आपका इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कहलाता है। ठीक है, बेसिकली यदि बात करें हम, एन इन्वेस्टर वुड लाइक टू नो वेदर ही विल गेट हिज मनी बैक एंड इफ एस हाउ मच एंड व्हेन। तो कोई जो इन्वेस्टर जो होते हैं, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, कहीं आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो उसके लिए जो इन्वेस्टर है वो क्या देखते हैं कि क्या जो वो मनी लगा रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो मनी उसका वापस होगा या नहीं होगा। रिटर्न तो ठीक है, वो मनी भी वापस होगा कि नहीं होगा, या रिटर्न आएगा तो कितना आएगा। ठीक है, हाउ मच, कितना वापस आएगा और कब तक वापस आएगा, ये सारी चीजों को क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। देयर आर वेरियस मेथड यूज्ड बाय द बिजनेस कम्युनिटी टू कैरी आउट द अप्रेजल, और इसके लिए अलग अलग टेक्निक है, उसे यूज करके ये पता किया जाता है कि वो बिजनेस में कहीं जो इन्वेस्ट किया
जा रहा है, कोई फिक्स्ड असेट्स क्रिएट कर रहा है, तो उसमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, द मेजर एंड द वोग आर एज फॉलो। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट कुछ कुछ मेथड है उसके बारे में हम देखेंगे। अभी फाइनली हम मेथड्स में से जाने से पहले दो प्रकार के जो मेथड हैं उसके हम समझते हैं। अभी एनपीवी हम नहीं जा रहे हैं, एनपीवी जो अभी बताया मैंने कि नेट प्रेजेंट वैल्यू जो मेथड अभी हमें फाइनली पढ़ना है, वो जो टेक्निक है जिसके द्वारा हम डिसाइड करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उससे पहले की बात हम यहाँ पे अभी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दो टेक्निक है जिसके द्वारा हम ये डिसाइड करते हैं। एक तो आपका एब्सोल्यूट कंपैरिजन होता है और दूसरा रिलेटिव कंपैरिजन होता है। एब्सोल्यूट कंपैरिजन क्या होता है कि जैसे बिजनेस में आप 1,00,000 रुपया लगा रहे हैं, ठीक है, तो 1,00,000 रुपीज आपने लगाया और बिजनेस में आपको मानिए कि 50 ईयर्स के बाद आपका 1.5 लाख रुपया आ गया। ठीक है, 1.5 लाख रुपया आपको मिल जाता है। तो ऐसे यदि देखा जाए कि आपने 1,00,000 रुपया लगाया और 1.5 लाख रुपया आपको आ गया, तो आप कहेंगे कि नहीं ये तो ठीक है हमारे लिए, क्योंकि बिजनेस में हमने लगाया 1 ही लाख रुपया लेकिन हमें मिल रहा है 1.5 लाख रुपया। अब ये अलग बात है कि ये 50 ईयर्स में मिल रहे हैं आपको। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब यहां यही देखा जाता है। एब्सोल्यूट कंपैरिजन में यदि हम बात करें तो सिर्फ ये देखा जाता है कि कितना आपने लगाया और कितना आपको वापस आया। बात समझ में आ रही है? कब आया, किस तरह आया, ये मतलब नहीं है। तो ऐसे जो कंपैरिजन होते हैं, ऐसे जो डिसीजन होते हैं, वो एब्सोल्यूट डिसीजन होते हैं कि सिर्फ ये देखा जाता है इन्वेस्टमेंट कितना किया हमने, रिटर्न कितना मिला। ठीक है, यदि जितना आपने इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा रिटर्न आ गया तो आप कहेंगे कि हमारे लिए ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये ठीक नहीं होता है। आगे हम बात करेंगे। तो वही कह रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ कंपैरिजन, कौन सा कंपैरिजन? एब्सोल्यूट कंपैरिजन में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ कंपैरिजन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इज कंपेयर्ड इन केस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखिए यहां दो प्रकार के कैश फ्लो को कंपेयर किया जाता है। कैश फ्लो के बारे में आपने लास्ट के वीडियो में पढ़ा था। कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो का मतलब हो गया कि जो कैश है उसका मूवमेंट, या तो बिजनेस जो बिजनेस कर रहा है उससे कैश वापस बाहर आपका चला जाता है और कैश आपका अंदर भी आता है। ऐसा भी होता है जैसे आपने कोई चीज खरीद लिया, आपने फिक्स्ड असेट क्रिएट किया, मतलब बिजनेस से कैश बाहर चला गया, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कैश आउटफ्लो। क्या कहलाता है? कैश आउटफ्लो कहलाता है। और वही यदि बिजनेस में आपको पैसा आ जाता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया, वहां रिटर्न आपको मिल रहा है, अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, ये क्या है? तो जो भी बिजनेस में पैसा आपका आता है ये क्या कहलाता है? कैश इनफ्लो। इन किया बिजनेस में, कैश इनफ्लो, इसके बारे में आप समझ चुके हैं। तो बिजनेस में कैश आना कैश इनफ्लो, बिजनेस से कैश बाहर जाना कैश आउटफ्लो। तो ये देखा जाता है कि जो आप ये जो एब्सोल्यूट कंपैरिजन है इसमें ये देखा जाता है कि जो बिजनेस से बाहर कैश गया आपका, मींस आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट कब करते हैं? जब आपका बिजनेस से पैसा वो बाहर जाएगा तभी इन्वेस्ट करते हैं ना, कहीं कोई चीज को परचेज करते हैं आप। तो ये जो कैश आउटफ्लो है ये अब देखा जाता है कि ये कैश इनफ्लो से कम होना चाहिए। मतलब आपने जो खर्चा किया वो कम है और आपका जो आया वो ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि हमारे लिए ठीक है। तो ये देखा जाता है किसमें? एब्सोल्यूट कंपैरिजन में। बस इतना ही इसमें देखा जाता है। क्या देखा जाता है? देखिए कंपेयर किया जाता है यहां पे कि आपका जो इनफ्लो है, जो कैश का इनफ्लो है उसे चेक किया जाता है और आउटफ्लो को चेक किया जाता है कि यदि आपका इनफ्लो जो बिजनेस में आ रहा है वो ज्यादा है और जो बिजनेस से बाहर गया है, जो आपने इन्वेस्ट किया वो कम था, इसका मतलब आपके लिए वो डिसीजन सही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां पे कुछ चीजें हैं जो काम करती है, उसको आगे देखेंगे। देखिए अब क्या कह रहा है कि इन अ बिजनेस आउटफ्लो इज 1 लाख। सपोज कर लेते हैं कि बिजनेस से बाहर आपका 1 लाख गया, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट 1 लाख का किया और इनफ्लो ओवर 5 ईयर्स और 5 साल तक आपको मिल रहा है। जैसे 25,000 रुपया एक साल में मिला, फिर दूसरे साल में 25,000 मिला, फिर 20,000 मिलता है, फिर 20,000 मिलता है और फिर लास्ट में आपका 20,000 मिलता है। इस तरह से देखा जाए तो आपने लगाया कितना? 1 लाख रुपीज। इसका मतलब यह हो गया कि आपने लगाया 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज लगाया आपने और आपका जो आया बिजनेस में वो 5 साल में कितना आया? तो 5 साल में टोटल आपका 1,10,000 रुपीज आए। इसका मतलब है कि 10,000 आपको ज्यादा मिल गया, जितना लगाया उससे ज्यादा मिल गया। ऐसे यदि एब्सोल्यूट कंपैरिजन की बात करेंगे तब तो ये बिजनेस के लिए आपके लिए ठीक है।
लेकिन आप बताइए कि अभी आप लगा रहे हैं 1 लाख रुपया और 5 साल इंतजार करना पड़ रहा है तब जाके 1,10,000 मिलेगा। तो ये आपका, इसलिए ये जो है डिसीजन इस प्रकार एब्सोल्यूट डिसीजन नहीं लिए जाते हैं बिजनेस में, लेकिन एक प्रकार है जिसे हम यहां पढ़ लिए हैं अभी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बिजनेस डिसीजन लिए कैसे जाते हैं, इसके लिए जो आपका जो प्रिवेलेंट है वो आपका है रिलेटिव कंपैरिजन, कि हम रिलेटिव कंपैरिजन करके देखते हैं कि हमारे लिए वो फायदेमंद है या नहीं है। अब रिलेटिव कंपैरिजन में ही एनपीवी जो है इसके बारे में हमें समझना पड़ता है। देखिए ध्यान से, इन दिस टाइप ऑफ कंपैरिजन परजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, परजेंट वैल्यू मींस क्या हो गया कि आज के समय में हम वैल्यू को निकाल के देखते हैं जो हमें बाद में भी मिलने वाला है उस चीज को, तभी हम एक्चुअल कंपैरिजन कर पाते हैं। तो वही रिलेटिव कंपैरिजन में यहां रिलेट किया जाता है चीजों को। जैसे देखिए क्या कह रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ कंपैरिजन परजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, कि बिजनेस में जो आपका बाद में आएगा, अभी आपने लगाया इसका मतलब बाहर गया, अब जो इनफ्लो आपके बिजनेस में होंगे है ना, इनफ्लो जो होंगे उसका आपको परजेंट वैल्यू लेना है। तो परजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो एंड परजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज कंपेयर्ड, कि आज आपने 1 लाख रुपया लगाया है तो ये 1 लाख रुपया आज आपने लगाया, ठीक है। अब यदि बाद में आपको अलग अलग टाइम में जो मिल रहे हैं पैसे, उसे भी देखना है कि आज के टाइम में उसका कितना वैल्यू हो जाएगा। तो यदि आज के टाइम में वैल्यू आपका 1 लाख रुपया से ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब आपके लिए फायदेमंद है वो। ठीक है, तो वही चीज यहां रिलेटिव कंपैरिजन में देखा जाता है फ्रेंड्स। तो वही कह रहा है कि इनफ्लो एंड परजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज कंपेयर्ड। ठीक है, परजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो एंड परजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज कंपेयर्ड, दैट इज एनपीवी, नेट परजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो को यहां पे देखा जाता है। अब नेट परजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ये अभी हम बात जस्ट करने वाले हैं। लेकिन आपको यहां बता दूं कि यदि रिलेटिव कंपैरिजन की बात करें तो कैसे फायदेमंद होता है। देखिए, इन अ बिजनेस आउटफ्लो इज 1 लाख, जिस तरह से लास्ट हमने एग्जांपल माना था एब्सोल्यूट कंपैरिजन में, उसी तरह से 1 लाख रुपया हम मानते हैं कि क्या आपका बिजनेस में आपने बिजनेस से बाहर किया, इसका मतलब कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया। बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं कि किस तरह से ये हमें फायदा होता है रिलेटिव कंपैरिजन में। अब फिर क्या कह रहा है कि एंड इनफ्लो, अब जो बिजनेस में आपको अलग अलग ईयर्स में आपके बिजनेस में वो रिटर्न जो मिलेंगे, वो कह रहा है कि फर्स्ट ईयर में 25,000, उसी तरह से जो लास्ट एग्जांपल हमने समझा था सेम एग्जांपल यहां भी लिया है, लेकिन यहां हम रिलेटिव कंपैरिजन देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपके लिए किस तरह से फायदा हो सकता है या नहीं, इसके लिए हम देखते हैं। अब देखिए यहां क्या है कि परजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज 1 लाख। अब यहां परजेंट वैल्यू हम निकालेंगे दोनों का, इनफ्लो का भी और आउटफ्लो का भी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बिजनेस से जो पैसा बाहर गया है, मतलब जो हम इन्वेस्ट किए हैं, वो हमारा 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है। अब देखते हैं हम कि इनफ्लो जो हमारा होता है, परजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो एट 10%। 10% क्या है कि जो भी आपको अब यहां पे मिला अगले साल में, फर्स्ट ईयर में 25,000 मिला, फिर 25,000 मिला, 20 मिला, 20 मिला, 20,000 फिर मिला लास्ट में। ठीक है, तो इस तरह से जो 5 इयर्स में आपके जो मिले हैं, 5 इयर्स में जो भी मिले हैं उसे हम परजेंट वैल्यू निकालते हैं कि अगले जो 5 इयर्स में मिले हैं उसके आज के डेट में क्या वैल्यू है। तो 10% के रेट से उसे डिस्काउंट किया जाता है। मतलब जरूरी नहीं कि 10% हमेशा रहे, ये डिपेंड करता है कि कितना वो चाहता है, जो इन्वेस्ट किया गया है तो वो इन्वेस्टमेंट में कितना वो रिटर्न चाहता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। सपोज करिए कि 10% वो रिटर्न चाहता था, तो वैसे केस में आप परजेंट वैल्यू जब 25,000 का परजेंट वैल्यू निकालेंगे तो आपका निकलेगा, आज के डेट में निकलेगा 22,727। वही यदि नेक्स्ट आप ईयर के लिए, क्योंकि ये सेकेंड ईयर में मिलेगा आपको, तो ये सेकेंड ईयर का आज के डेट में जब आप वैल्यू निकालेंगे तो 20,650 निकलेगा। उसी तरह से थर्ड ईयर में जो आपको मिलने वाला है 20,000, वो आज के डेट में यदि आप देखेंगे तो जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस डेट में आप देखेंगे तो आपका 15,020। इसी तरह से आगे भी ये वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू आपका निकल के आता है। ठीक है,
और यदि आप देखेंगे कि टोटल आपका बिजनेस में इनफ्लो कितना हुआ 5 साल में और उसका प्रेजेंट वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये प्रेजेंट वैल्यू आपका सिर्फ और सिर्फ निकल के आता है कितना 84,475। इसका मतलब है कि अभी इन्वेस्ट आप कर रहे हैं कितना 1 लाख का, लेकिन आपको जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है 84,475। ये कैसे? क्योंकि हमने प्रेजेंट में वैल्यू देखा, जो बाद में मिलने वाला है उसका आज के डेट में कितना वैल्यू होगा उसे जब हमने निकाला तो हमारा मात्र आ रहा है 84,475। अब ऐसे में आसानी से आप कह सकते हैं ये बिजनेस में आपके लिए लॉस होगा। क्यों? क्योंकि हम एनपीवी निकाल के देखेंगे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, जो कैश फ्लो है उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू आज के टाइम में कितना है, हमारा कितना बाहर गया था और हमारे बिजनेस में कितने पैसे आ रहे हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कि जैसे आपने यदि 1 लाख लगाया तो आप उम्मीद करते हैं कि 1 लाख से ज्यादा आपको मिलना चाहिए कम से कम, है ना, तभी तो आप लगाएंगे उस बिजनेस में फंड। तो क्या करते हैं कि जो आपको कैश बिजनेस में वापस आएगा उसे आप माइनस करते हैं कि जो बिजनेस से आपका कैश बाहर गया। इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लेते हैं और माइनस करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, कि जो आपका बाहर गया है उसमें माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहां देखते हैं कि जो आपका कैश बिजनेस में आया वो सिर्फ और सिर्फ 84,475 निकल के आता है और जो आपका वापस गया है वो 1 लाख गया। इस तरह से डिफरेंस लेने के बाद आप -15,525 का आपका क्या है, कम हो जा रहा है। जो इन्वेस्ट किया उतना भी नहीं मिल रहा है, उससे और भी ज्यादा 15,525 रुपया आपका कम हो रहा है। इसका मतलब है कि आपके लिए फायदेमंद नहीं है। इसलिए कह रहा है कि सिंस एज पर एनपीवी इनफ्लो इज लेस देन आउटफ्लो, कि जो आपका इनफ्लो है बिजनेस में, जो इन किया वापस जो आया पैसा वो आपका कम है जो बिजनेस से बाहर गया। डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी टेकन, और ऐसे केस में डिसीजन नहीं लिए जाएंगे इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट आप नहीं करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स आप बताइए कि सेम एग्जांपल यहां पे भी लिया था, यहां पे सेम एग्जांपल लिया था एब्सोल्यूट कंपैरिजन में। इस केस में आप क्या देखे थे कि 1 लाख रुपया आपने लगाया है और 1,10,000 आपका बिजनेस में आया है, इसका मतलब 10,000 आपको फायदा हो रहा है। ये एब्सोल्यूट कंपैरिजन में हुआ कि जैसे जैसे पैसे मिले हैं वो सारे पैसे को आपको क्या करना है, ऐड कर दिया जो 5 साल में आपके मिले थे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू जब आप लीजिएगा उसका, क्योंकि ये आपके 5 ईयर्स में मिले, मान लीजिए 10 ईयर्स में मिलते तो उतने दिन तक आप फंड को तो ब्लॉक हो गया आपका, धीरे धीरे आपका फंड आया, महंगाई आपकी बढ़ रही है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसी वजह से प्रेजेंट वैल्यू लिया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअल कंपैरिजन आप कर पाते हैं, और वही जो प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू जो करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इन्वॉल्व करके करते हैं, ये आपका रिलेटिव कंपैरिजन कहलाता है। और जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो आपको धीरे धीरे समझ आएगा यदि अभी आपने रिलेटिव कंपैरिजन नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में समझ लिया। अब देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ नाम समझा, अभी किस तरह से निकालते हैं इसके बारे में आपने नहीं समझा है। इसके बारे में अब हम यहां पढ़ने वाले हैं कि एनपीवी आखिर हम निकालते कैसे हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो उसके लिए ध्यान से समझिए, ये आपने पहले पढ़ा है तो इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए क्या कह रहा है यहां पे कि बिफोर अंडरस्टैंडिंग एनपीवी मेथड, एनपीवी मेथड जो अभी पढ़ना है, अभी हमने शुरू नहीं किया है। अभी जो एनपीवी मेथड जिसके थ्रू हम डिसीजन लेने वाले हैं वो अभी शुरू नहीं किया है, अभी सिर्फ उससे पहले के हम जो है सो बेसिक चीजें कंप्लीट कर रहे हैं। तो वही कह रहा है कि बिफोर अंडरस्टैंडिंग एनपीवी मेथड ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट वी शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझना जरूरी है कि कोई आपको आज ही दे रहा है 1,000 रुपया और कोई आपको यदि देता है 5 साल के बाद 1,000 रुपीज, तो इसमें से क्या दोनों को आप सेम समझेंगे? नहीं समझेंगे ना, क्योंकि आज जो आ गया है ये ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाद में जो आ रहा है उसको आज के टाइम में कितना वैल्यू होगा उसे आप देखते हैं यदि है। तो यही टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है कि समय के साथ में चीजें जो है बदलती है। जैसे अभी यदि आप पेट्रोल का रेट यदि बोले तो अप्रोक्स 100 रुपीज है ना, 100 रुपीज पर लीटर है, और यही आप कुछ साल पहले की बात करें तो हो सकता है 70 रुपीज था, उससे पहले की बात करें तो और भी कम हो सकता है। तो यहां समय के साथ क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन यदि आप बढ़ता है तो यहां पे जो रेट है वो भी आपका बढ़ रहा होता है। तो बहुत ऐसे फैक्टर होते हैं जो समय के साथ, आपका रिस्क है, रिस्क भी आपका समय के साथ आपका बढ़ता है। ठीक है,
बढ़ सकता है। तो रिस्क को भी, टाइम को भी, ये सारी चीजों को देखते हुए जो निकाला जाता है वैल्यू, इसे ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोला जाता है कि जो मनी है उसका टाइम को कंसीडर करके, रिस्क को कंसीडर करके आज के टाइम में कितना वैल्यू होगा उस चीज को देखा जाता है फ्रेंड्स। अब देखिए एग्जांपल के लिए अभी मैं बताऊं आपको कि यदि आप 1,000 रुपया आज इन्वेस्ट कर रहे हैं और 10% रेट कंपाउंडिंग आपको मिल रहा है एनुअली, तो वो जो वैल्यू है वो 3 साल के बाद कितना मिल जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है कि 1000 यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट से आप निकाल देंगे कि कितना आपको मिलेगा। इसके लिए क्या निकालेंगे, अमाउंट आप निकाल देंगे। तो ये फॉर्मूला तो आप आसानी से समझ ही रहे हैं कि a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n। ये तो आसानी है। यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू अमाउंट मान लिया, p इज इक्वल टू प्रिंसिपल हो गया, r इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न हो गया, n आपका यहाँ पे टाइम हो गया। तो ये फॉर्मूला आप जान रहे हैं। अब इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम ये जो एनपीवी है, एनपीवी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। ठीक है, होता क्या है कि बहुत ऐसा देखा गया, चाहे किताब की बात करें तो डायरेक्ट एनपीवी को समझा दिया गया, हो सकता है लोगों को समझ में वो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको यहां बताऊं कि किस प्रकार से एनपीवी काम करता है उसे मैं समझा रहा हूं। तो वही 1000 जो आज आपने इन्वेस्ट किया वो 3 साल में आपका कितना हो जाएगा। इसका मतलब 1000 आपका ये क्या है, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू है। तो यहां पूछा जा रहा है कि 3 साल के बाद, 3 इयर्स के बाद ये वैल्यू कितना हो जाएगा। इसका मतलब ये फ्यूचर वैल्यू को पूछ रहा है। यहां पे बात समझ में आ रही है। देखिए, तो जो बेसिक फॉर्मूला आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, है ना, कैसे निकालते हैं कि यदि निकालना है आपको फ्यूचर का वैल्यू को, तो फ्यूचर का वैल्यू मतलब अमाउंट यदि निकालना है तो इसके लिए क्या करते हैं, p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n। अब इसमें फॉर्मूला बैठा दीजिए। अब वैल्यू जैसे 1000 हो गया, 1 प्लस आर का वैल्यू 10% यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100 और पावर n, n मतलब हो गया 3 ईयर, 3 साल के लिए है। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपका आ जाता है 1331। इसका मतलब आज जो आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया है वो आपको 3 साल के बाद कितना मिलेगा, 1331। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू हो गया और ये आपका फ्यूचर वैल्यू हो गया। ये बात तो समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसको ऐसे समझ के देखिए कि यदि आपके पास दिया होता कि फ्यूचर वैल्यू जो 3 साल में आपको मिलेंगे, 3 साल में आपको मिल रहे हैं 1331, उसका आज वैल्यू कितना होगा ये भी तो निकाल सकते हैं। इसका मतलब फ्यूचर का ही वैल्यू दे दिया है और पूछ रहा है कि उसका आज का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, हमें 3 साल में तो मिलेगा 1331, लेकिन वो आज के टाइम में उसका वैल्यू कितना है, वो वैल्यू मात्र 1000 के बराबर है। 3 साल में आपको इतना मिलेगा, लेकिन आज उसी का वैल्यू आपका सिर्फ और सिर्फ 1000 है। बात समझ में आ रही है। तो ये क्यों होता है, ये आपका है, यही आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी है कि समय के साथ जो है आपको समय के साथ क्या है कि उस चीज को डिस्काउंट करना पड़ता है, तब जाकर के आप प्रेजेंट में वैल्यू को ला सकते हैं कि आज के टाइम में कितना मिलेगा। अभी और भी आगे बातें करेंगे, समझ में आएगी आपको। तो वही यहां कह रहा है कि सो टुडेज इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ रुपीज 1000 विल बिकम 1331 इन नेक्स्ट 3 ईयर। 3 साल में तो इतना बनेगा, बट क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 1331 इज इन नेक्स्ट ईयर इज ओनली 1000 टुडे। वो सिर्फ और सिर्फ 1000 के बराबर है आज के डेट की बात करें तो, प्रेजेंट की बात करें तो। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब यहां पे हम बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी की। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाए, जो हम नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात हम करने वाले हैं आगे। देखिए, अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी की बात करें तो क्या होता है कि इज द वैल्यू ऑफ मनी इन प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी का मतलब प्रेजेंट टाइम में मनी का वैल्यू कितना होगा, विच इज गेटिंग इन फ्यूचर, जो हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। यदि आपका 3 साल में 1331 मिलने वाला है तो वही कह रहा है कि इसका प्रेजेंट में वैल्यू कितना होगा, इसे ही बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। समझ में आ गई बात। अब देखिए, अब इसके लिए फॉर्मूला जो अभी आपने समझा वही फॉर्मूला है, सिर्फ यहां पे फ्यूचर वैल्यू और ये प्रेजेंट वैल्यू यहां पे लिखा गया। जैसे यहां पे पढ़ा था ना अभी, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100
टू द पावर n। ये कौन सा फॉर्मूला था? कंपाउंडेड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था कि ये बाद में कितना कंपाउंडेड होकर के आपके अमाउंट बन जाते हैं, ये आपका कंपाउंडेड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला फ्रेंड्स यहां पे यूज किया गया है, लेकिन बुक में थोड़ा सा हटके इसको बताता है ताकि समझ ही ना आए लोगों को, पता नहीं इसलिए समझ नहीं आता है, इसलिए यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ये आपका जो बाद में मिलने वाला है, इसका मतलब ये फ्यूचर वैल्यू है ना। इससे कंपेयर करिए, ये जो आपके बाद में मिलने वाले हैं अमाउंट जो बाद में मिलते हैं वो क्या है? फ्यूचर वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। देखिए पी ना, पी मीन्स यहां जैसे होता है ना प्रिंसिपल, यहां पे वही चीज प्रेजेंट वैल्यू, कि प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r/100 टू द पावर n। सेम फॉर्मूला है ना, सेम फॉर्मूला है। वही जो कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकालते हैं, जो आपका अमाउंट निकालते हैं कंपाउंडेड इंटरेस्ट पे, वही आपका फॉर्मूला यहां भी यूज किया जाता है कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r/100 टू द पावर n, जहां r आपका क्या है? रेट ऑफ रिटर्न है। n क्या है? n आपका टाइम है, कितने समय के लिए आपको निकालना है। बात समझ में आ गई? अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, बुक में जो है यहां पे r/100 के जगह सिर्फ r लिखा होता है। r का मतलब यहां पे r/100 ही है। आप यहां r के जगह 10% लीजिए और 10% ना लेकर के इसका वैल्यू r का वैल्यू सिर्फ 0.1 लीजिए, क्योंकि 100 से डिवाइड करिएगा तो 0.1 ही आएगा। या तो आप सिंपली जो 10% है, r के जगह 10 है तो 10 बैठाइए और नीचे आपका 100 है तो 0.1 ही आया। बात एक ही है। ये आपको यहां पे मैं बता दे रहा हूं कि किस तरह से फॉर्मूला यूज किया गया ताकि आपको याद हो जाए चीज, ठीक है। अब देखिए यही फ्यूचर वैल्यू के जगह ये हो गया फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r/100 टू द पावर n, सेम है। फिर यहां पे आप देखिए ऐसा यदि आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, यहां तो फ्यूचर वैल्यू का ये हो गया फॉर्मूला, अब प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ये वाला वैल्यू निकालना है, तो इसको पहले लीजिए और इधर से ये डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू में। तो फ्यूचर वैल्यू में डिवाइड कर दिया कितना? 1+r/100 टू द पावर n इंटू 1 किया तो ये बात एक ही है ना। ये यहाँ पे क्या हो गया? फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1+r टू द पावर r/100 टू द पावर n, ठीक है। ये फॉर्मूला को इधर हमने डिवाइड कर दिया, अब इसको यहां लिख करके इंटू 1 डिवाइडेड बाय इतना कर दिया, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया क्या चीज? प्रेजेंट वैल्यू का। बात समझ में आ रही है? अब फ्रेंड्स ये फॉर्मूला यदि आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम नाम दे देते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्या दे देते हैं? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किसको नाम दे दिया हमने नाम दे दिया ये वाला पार्ट जो है, ये पूरे पार्ट को 1 डिवाइडेड बाय 1+r/100 टू द पावर n, इसे हमने नाम दे दिया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। यदि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको पता चल जाए तो डायरेक्ट आप यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगा। क्या मतलब हुआ कि प्रेजेंट वैल्यू यदि निकालना है तो फ्यूचर वैल्यू में यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को तो आपका प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाता है, प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा। क्या किया आपने? फ्यूचर वैल्यू में जस्ट आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहां मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है, इसलिए ये पूरे पार्ट का यदि आपको वैल्यू डायरेक्ट पता चल जाए तो आप इसमें मल्टीप्लाई करिए फ्यूचर वैल्यू में, आपका प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकलेगा कैसे? इसके लिए इस फॉर्मूला से ही निकलेगा जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना, लेकिन थोड़ा सा आसानी से हम निकालेंगे कैलकुलेटर के माध्यम से। इसके लिए कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले तो आप कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा इसके बारे में समझ लीजिए। जैसे कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 0 ईयर्स के लिए, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर्स के लिए आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो जैसे सपोज करिए कि 0 ईयर्स के लिए निकालना है। 0 ईयर्स मींस क्या होता है कि उसी साल के लिए, जैसे यहां पे फ्यूचर वैल्यू अभी आपका दिया हुआ, फ्यूचर वैल्यू सपोज करिए दिया हुआ है कितना? 1000। किसका? कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसका फ्यूचर वैल्यू 1000 दिया है और बोल रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इसका 1 है, तो इसका मतलब है इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि 1000 ही आएगा। ये क्या हुआ कि आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 1000 का और आज ही का पूछ रहे हैं, मतलब इसी साल का पूछ रहे हैं कि वैल्यू कितना होगा, तो सेम ईयर के लिए तो सेम ही वैल्यू होगा। नेक्स्ट ईयर का नाम लोग कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट में, तब उसका वैल्यू कम होगा, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू सेम ही रह जाता है। किस कौन से ईयर के लिए? 0 ईयर के लिए, सेम ईयर के लिए, ठीक है। तो इसके लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहाँ पे 1 होता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं। 0 ईयर के लिए निकालना है, इसका मतलब यहाँ n के जगह 0 पुट करेंगे तो किसी का वैल्यू पावर यदि 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय जब ये पूरा पावर आपका
ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा तो इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू पुट करके भी निकालेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि 0 ईयर्स के लिए, सेम ईयर्स के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 ही होता है। इसका मतलब जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका वैल्यू वही है। ठीक है, देखिए फर्स्ट ईयर के लिए यदि आपको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, कि फर्स्ट ईयर के लिए जो अगले एक साल है उसके लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते हैं, तो वो क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे जहां पे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n, n का वैल्यू यहाँ पे 1 लेना है आपको। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए। और यहाँ r का वैल्यू आपको 10 लेना है। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.1, इसका वैल्यू आ जाएगा पावर 1। अब इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.909 आएगा। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू निकल के आएगा। तो ये कैसे निकला, ये कैलकुलेशन करके से निकला। लेकिन यहाँ पे यदि यहाँ पे 1 के जगह आपका पावर 5 हो, 6 हो, है ना, कुछ भी पावर हो सकता है, किसी भी ईयर के लिए निकालना हो, तो कैसे हम निकालेंगे, इसके लिए देखिए क्या करेंगे कि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 10% हम लिए हैं और निकालना हम चाहते हैं कि आपका 3 इयर्स के लिए कितना होगा, तो 3 इयर्स के लिए कितना होगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे वैल्यू 3 हम पुट करेंगे, यहाँ वैल्यू हम 10 पुट करेंगे, तो इस तरह से क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.1 टू द पावर 3, जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। और इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.751, ये वैल्यू निकल के आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन ये कब हुआ, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, कम होगा, तो उसके आधार पर आपका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। लेकिन कैलकुलेटर के माध्यम से हम कैसे निकालेंगे, इतना कैलकुलेशन ना करके, तो क्या करना पड़ेगा कि डायरेक्ट जो है सो आप 1 को डिवाइड करिए, किससे, 1 को डिवाइड करिए 1.1 से। जब 10% आप लेंगे वैल्यू को तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कैलकुलेट करके 1.1 होगा। अब इसको डिवाइड करिए 1 से, तो जो वैल्यू आएगा 0.909 आएगा। इसे एक बार इक्वल प्रेस करिए था, इतना आ जाएगा। 2 बार प्रेस करिएगा तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। 3 बार प्रेस करिएगा तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो जितनी बार आप इक्वल प्रेस करते हैं उतने ईयर्स के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपका निकल के आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पे जब r इज इक्वल टू आपका 10 है, जब r इज इक्वल टू आपका यहां 15 हो जाता है, तो आप वैल्यू कितना लेंगे, तो यहां पे वैल्यू फिर आपका कितना बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट कितना बन जाएगा 1 प्लस 0.15। तो इस तरह से इसका वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.15। ठीक है, अब 1 से डिवाइड करिए 1.15 को, एक बार प्रेस करिएगा तो फर्स्ट ईयर के लिए निकलेगा, 2 बार प्रेस करिएगा सेकेंड ईयर के लिए निकलेगा। इसी तरह से वैल्यू आगे आपका निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेटर के माध्यम से आसानी से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को आप निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आप कैलकुलेशन करिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन हमने ले लिया है, किस तरह से निकालेंगे, कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, है ना, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है आपको एट द रेट 10% का रेट दिया हुआ है ऑफ कैश फ्लो कमिंग इन फर्स्ट ईयर में आपको 8000 मिल रहा है, सेकेंड ईयर में 10,000 मिल रहा है, थर्ड ईयर में 12,000 मिल रहा है। तो जो आपको आगे मिल रहा है, अलग अलग ईयर्स में जो अलग अलग अमाउंट मिल रहा है, उसको बताना है कि प्रेजेंट के टाइम में उसका वैल्यू कितना होगा। प्रेजेंट के टाइम में उसका वैल्यू कितना होगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप निकालिए, आसानी से उसे मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा। या तो आप फॉर्मूला भी बैठा सकते हैं, या तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n। अब n के जगह पे यहाँ पे 1 2 3 3 साल के लिए, तीनों साल के लिए अलग अलग आप निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो आप ये कर सकते हैं, या तो आप क्या करिए कि क्या यहाँ पे सिंपल सा आप एक टेबल बनाइए, जैसे कैश फ्लो आपका फर्स्ट ईयर के लिए, ये ईयर है आपका, फर्स्ट ईयर के लिए कितना 8000 है। आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालिए, 10% के रेट से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालिए, इतना निकल के आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका प्रेजेंट वैल्यू निकल गया। फिर उसी तरह से सेकेंड ईयर के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लीजिए, उसे मल्टीप्लाई करिए, आपका ये निकल के आ गया। थर्ड ईयर के लिए प्रेजेंट वैल्यू आपका दिया हुआ है, सॉरी कैश फ्लो दिया हुआ है, थर्ड ईयर के लिए इसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालिए इसका 0.751, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये वैल्यू निकल के आएगा। तो इस तरह से जो 8000 आपका है, वो 8000 जो फर्स्ट ईयर आपका आ रहा है, उसका आज के टाइम में वैल्यू, मतलब प्रेजेंट वैल्यू यदि देखेंगे तो 7272 मात्र बचता है। 10,000 का प्रेजेंट वैल्यू यदि देखेंगे तो 8260 मात्र रहता है। उसी तरह से 12,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो ये 3 साल में मिल रहा है, अगले थर्ड ईयर्स में मिल रहे हैं, तो उसका आज के डेट में
₹12 मात्र रह जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यदि आप निकालते हैं तो आसानी से प्रेजेंट वैल्यू आपका निकल के आ जाता है किसी भी कैश फ्लो का। बात समझ में आ रही है? और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकाला जाता है ये आपने समझ लिया। एक बार ट्राई करिए, आप आसानी से आप कैलकुलेटर में करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स फाइनली हम जो टॉपिक हमें पढ़ना था, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जिससे हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हम लेते हैं कि हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके लिए अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो भी चीजें आपने पढ़ी है बस वही चीज है, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझेंगे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू हम डिसीजन कैसे लेते हैं। बाकी आपने हर चीज समझ लिया पहले से कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। ठीक है, किस प्रकार से टाइम वैल्यू ऑफ मनी काम करता है। ठीक है, क्यों फ्यूचर का वैल्यू प्रेजेंट में जब वैल्यू निकालते हैं तो कम क्यों हो जाता है, ये सारी चीजों को आपने समझ लिया है। ठीक है, अब हम यहां पे देखते हैं ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है इसमें क्या कहता है। तो जैसे क्या कह रहा है कि अ बर्ड इन इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। यहां पे यदि देखा जाए इसका लिटरल मीनिंग देखिएगा तो लिटरल मीनिंग क्या होता है कि एक पक्षी जो आपके हाथ में है वो ज्यादा अच्छा है कि झाड़ियों में दो पक्षी है। देखिए लिटरल मीनिंग तो ये है, लेकिन इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जो अभी प्रेजेंट में आपके पास है वो फ्यूचर में आपको कुछ चाहे कितनों भी एडवांटेज लगे उससे बेटर है कि जो प्रेजेंट में आपके पास एक्चुअल में है वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इसका मतलब यही है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में भी यही कहता है कि प्रेजेंट में आप चीजों को निकाल के देखिए, फ्यूचर में जो मिलने वाला है उसका वैल्यू भी आप प्रेजेंट में कंसीडर करके देखिए। फिर आगे कह रहा है कि अ रूपी नाउ, अभी यदि हम एक रुपी की बात करें, अ रूपी नाउ इज मोर वैल्यूएबल देन द सेम रूपी अ ईयर लेटर। कि आपको सेम अमाउंट जो बाद में मिलेगा वो अच्छा है कि अभी वो अमाउंट मिल जाए, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, और यही इसी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू होता है जो हम अभी समझ रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि बाद में मिलने वाली चीजों का आज के डेट में कितना वैल्यू है ये हम पता कर लेते हैं, यही नेट प्रेजेंट वैल्यू कहलाता है। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू का यदि फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, आप पढ़ चुके हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कि जो कैश इनफ्लो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, जो बिजनेस में आपका इनफ्लो हो रहा होगा, कैश का इनफ्लो होगा, मींस कैश आपके बिजनेस में आएगा, उसमें से आप माइनस करिए टोटल नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि आपका जो शुरू में एक तरह से ये कह सकते हैं कि आउटफ्लो, यहां पे आपका क्या हुआ, यहां फंड का आपका आउटफ्लो हुआ। नेट इन्वेस्टमेंट कि शुरू में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसे आप माइनस करके देखिए तो आपका निकल जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आपका है, आपका प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है कि जीरो आ रहा है, उसके आधार पे आप डिसीजन लेंगे आगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू यूज्ड इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो मींस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो। फ्यूचर में जो कैश का फ्लो होगा उसका आज के डेट में हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, वही आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकलता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। कैश फ्लो मींस नेट फ्लो, ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट पार्ट में ही, फर्स्ट वीडियो में ही, कि कैश का जो फ्लो हम देखते हैं वो एक्चुअली नेट कैश फ्लो देखते हैं कि 100 रुपया आपको किसी को देना है और वहां से 90 रुपया लेना है, उससे अच्छा है कि आप क्या करते हैं सिर्फ 10 रुपया आप ले लेते हैं। ये कहलाता है आपका क्या, नेट फ्लो, नेट कैश फ्लो कहेंगे आप। तो वही कह रहा है कैश फ्लो मींस नेट फ्लो डिफरेंस बिटवीन द इनफ्लो एंड आउटफ्लो। कैश फ्लो इसका मतलब ही होता है नेट जब निकालते हैं कि इनफ्लो कितना हो रहा है और आउटफ्लो कितना हो रहा है, उसी का आप डिफरेंस जो निकालते हैं यही नेट कैश फ्लो हो गया। ठीक है, द प्रेजेंट ईयर कैश फ्लो गेट्स फुल वेटेज विदाउट एनी डिस्काउंट। देखिए समझिए यहां पे चीजों को, यहां पे आपका एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं कि फर्स्ट ईयर जो होता है सेम ईयर के लिए फुल हम वेटेज देते हैं। फुल वेटेज मतलब क्या हो गया, जैसे होता है ना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो आप निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वो सेम ईयर के लिए 0 ईयर्स के लिए क्या निकल के आता है आपका 1 निकल के आता है, अभी निकाल के देखा आपने। तो वही कह रहा है कि द प्रेजेंट ईयर कैश फ्लो गेट्स फुल वेटेज विदाउट एनी डिस्काउंट, कि प्रेजेंट ईयर आज जैसे आप 1000 रुपया आपको मिल रहा है तो इसमें डिस्काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रेजेंट में है, इसलिए यहां फुल वेटेज दिया जाता है, इसको बिना कोई डिस्काउंट का, कोई डिस्काउंट यहां नहीं किया जाता है।
The future years flow are discounted at a rate considered the expected rate of return, which is subjective and may vary based on the expectations of the investors, which again is based on the ड्यूरेशन एंड रिस्क मेनली। ध्यान से समझिए, ये पॉइंट समझ चुके हैं आप, लेकिन फिर भी यहां पे समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां कह क्या रहा है कि जो भी डिस्काउंट किया जाता है, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी आपने देखा कि 10% से आपका डिस्काउंट किया गया, हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 15% है जो फ्यूचर में आपका बन रहा है, उसको आज के वैल्यू आप निकालते हैं। तो ये जो आपका डिस्काउंटेड रेट है, ये क्या है? ये एक्चुअली है कि कितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है, बिजनेस में कितना एक्सपेक्ट कर रहा है कि रिटर्न मिलना चाहिए, उस पे डिपेंड करता है। जैसे है ना कि 1000 आपका 2 इयर्स के बाद मिलेगा, है ना, 10% के रेट से इसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो ये 10% आपका क्या है? डिस्काउंटेड रेट है ना, कि फ्यूचर के वैल्यू को आज के टाइम में आप डिस्काउंट कर रहे हैं। तो किस रेट पे डिस्काउंट करेंगे? वो जो रेट होता है वही आपका डिस्काउंटेड रेट होता है, लेकिन वो रेट एक्चुअली होता क्या है? जैसे एफडी आप करते हैं तो वहां बैंक आपका फिक्स किया हुआ है कि आपको 7% मिलेगा कि 6% मिलेगा, लेकिन यहां पे जो रेट को डिसाइड किया जाता है, यहां जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता है, डिस्काउंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये एक्चुअली होता है बिजनेस में रिटर्न उसको कितना चाहिए, उसके आधार पे डिपेंड करता है। आपको लगता है कि बिजनेस में नहीं, हमें 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है, तो 15% डिस्काउंटेड रेट हो जाएगा आपका। उसे लगता है कि नहीं 10% हमें मिलना चाहिए कम से कम, ठीक है, उसका एक्सपेक्टेशन है, तो यहां 10% होगा। ये डिपेंड करता है बिजनेस में उसका एक्सपेक्टेशन कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना उसका रिटर्न जो है सो वो कमाना चाहता है, उसके आधार पर वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिस्काउंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बन जाता है। बात समझ में आ रही है? और ये आपका सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव मतलब फिक्स नहीं है, ये आपका वैरी कर सकता है बिजनेस टू बिजनेस। ये डिपेंड करता है कि कितना वो एक्सपेक्टेशन रखता है कि बिजनेस में उसे फायदा होना चाहिए, वो उसी के आधार पे डिस्काउंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट को सेट किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और फिर क्या कह रहा है कि आगे जो डिपेंड करता है प्रेजेंट वैल्यू निकालने में, वो रिस्क है, और फिर ड्यूरेशन है, कितने समय के लिए है, क्या रिस्क इन्वॉल्व है, ये सारी चीजों को देखते हुए जो डिस्काउंटेड फैक्टर निकाला जाता है, वो आपका जो डिस्काउंटेड रेट होता है वो आपका सेट किया जाता है। 10%, 15%, 20%, ये डिपेंड करता है कितने समय के लिए है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, कितना वो एक्सपेक्टेशन कितना करता है बिजनेस में, कितना अर्न करना चाहता है, ये सारी चीजों का जो होता है उसके आधार पे डिपेंड करता है कि डिस्काउंटेड रेट कितना होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड हम देखते हैं कि यदि नेट प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाल लिया, एनपीवी आपने निकाल लिया। एनपीवी कैसे निकला कि जो आपका इनफ्लो है, इसमें से इनफ्लो में आपने माइनस किया आउटफ्लो को, आउटफ्लो को माइनस किया, लेकिन ये प्रेजेंट वैल्यू लेकर के, इसका भी प्रेजेंट वैल्यू, इसका भी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, जैसे यहां देखिए ना, अभी फॉर्मूला यहां बताया ना हमने, ये जो फॉर्मूला बताया कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, कि जो भी बिजनेस में कैश आपका इनफ्लो होगा फ्यूचर में, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, और जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपने शुरू में किया था, इसका मतलब जो कैश आपका बाहर गया, आउटफ्लो हुआ, उसका प्रेजेंट वैल्यू। अब जब इसको माइनस करते हैं तो यही आपका निकल के आता है क्या? नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल के आता है। ठीक है, तो यदि नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका जीरो निकल के आ गया, यदि आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो निकल के आएगा, इसका मतलब है जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया था उतना ही आपको रिटर्न मिल रहा है, एनपीवी जीरो आ गया। तो वैसे केस में क्या करना चाहिए? आपको प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो यहां पे देखा जाता है कि देन द प्रोजेक्ट विल नाइदर एड वैल्यू नोर यू लाइकली टू लॉस। ना ही आप कोई चीज लॉस अपना कर रहे हैं, ना कुछ लूज कर रहे हैं अपना, और ना ही आपको कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है, इसका मतलब ना ही कुछ प्रॉफिट हो रहा है, ना ही कुछ लॉस हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि यदि एनपीवी आपका जीरो से ज्यादा आ जाता है, इसका मतलब है कि जो आपका इनफ्लो हो रहा है बिजनेस में, वो उसका वैल्यू ज्यादा आ जाता है। यदि हम बात करें कि आपका इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है उससे यदि बात करें तो इनफ्लो का वैल्यू ज्यादा होता है जब प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं दोनों का, तो वैसे केस में प्रपोजल्स को एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आपको फायदा होगा। यदि एनपीवी आपका जीरो से कम आता है तो बिल्कुल हम रिजेक्ट कर देंगे, है ना, क्योंकि जो हम इन्वेस्ट किए थे उससे भी कम हमारा आ जा रहा है क्या? एनपीवी आ जा रहा है, मतलब जो आपका रिटर्न आएगा
उससे भी कम आ जाएगा जितना आपने इन्वेस्ट किया था, तो वैसे केस में हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे, बिल्कुल हम इस पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों कंडीशन को याद रखना है कि यदि एनपीवी आपका 0 आ जाता है तो वैसे केस में ये आपका इंडिफरेंस है, जैसा चाहे कर सकता है, लेकिन ऐसे केस में भी तो नहीं ही करते हैं। लेकिन फाइनली एक्सेप्ट किया जाएगा जब आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और नेगेटिव वैल्यू के केस में हम रिजेक्ट कर देंगे प्रपोजल्स को। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अब यदि दो प्रपोजल्स है, आप एक आपका प्रोजेक्ट एक है, प्रोजेक्ट बी है, अब दोनों में एनपीवी आपने निकाल के देखा, तो किसे आप यहां भी प्लस आ गया, यहां भी एनपीवी आपका मान लीजिए कि पॉजिटिव आ गया, ठीक है, और यहां भी पॉजिटिव आ गया, तो आप किसे एक्सेप्ट करेंगे, तो जिसका एनपीवी ज्यादा होगा उस प्रपोजल को हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, यदि आपके पास ऑप्शन रहेगा तो वही कह रहा है कि द एनपीवी मेथड कैन बी यूज्ड टू सेलेक्ट बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, कि आपको 2-3 प्रोजेक्ट है उसमें एक ही सेलेक्ट करना है, तो वैसे केस में द वन विद द हायर एनपीवी शुड बी सेलेक्टेड, तो जिसका वैल्यू, जिस एनपीवी का वैल्यू ज्यादा आएगा, जिस प्रोजेक्ट का एनपीवी का वैल्यू ज्यादा आएगा, उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया जाएगा। अब देखिए, अब क्या है कि स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन, कि क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है इस मेथड का, इसके बारे में समझते हैं। तो यदि एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या है कि द मेन स्ट्रेंथ ऑफ एनपीवी इज दैट इट टेक्स इनटू अकाउंट द टाइम एलिमेंट एंड ड्यूरिंग एंड ब्रिंग द रेट ऑफ रिटर्न नियरर टू द रियलिटी। क्या कह रहा है, यहाँ पे टाइम वैल्यू को देखा जाता है कि जो आपका फ्यूचर में मिलेगा उसको प्रेजेंट में चेक करके देखा जाता है कितना उसका प्रेजेंट वैल्यू हो रहा है, इसका मतलब टाइम एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये एक एडवांटेज है, और आज के टाइम में जो फ्यूचर में मिलेगा वो नियरेस्ट उसके अमाउंट तक हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, लिमिटेशन इसमें क्या है, कि क्या लिमिटेशन है इस मेथड का जो हम यूज करते हैं एनपीवी मेथड, इसके लिए क्या कह रहा है कि द बिगेस्ट लिमिटेशन इज दैट इट इज ऑल एस्टिमेट एंड सरियल। ये जो होता है ये पूरा का पूरा एस्टिमेट पे काल्पनिक है ना, एक तरह से कह सकते हैं कि आपका रियल नहीं है। रियल क्यों नहीं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 10% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 15% हमें मिलना चाहिए, तो उस पे आप क्या करते हैं, डिस्काउंट करते हैं और प्रेजेंट वैल्यू आप निकालते हैं। बात समझ में आ रहे हैं, तो ये आपका एक्सपेक्टेशन होता है। रियल में तो जरूरी नहीं, हो सकता है 10% आपने एक्सपेक्टेशन रखा, लेकिन आपका जो है सो उससे कम आपका हो, उससे ज्यादा भी हो, तो यहां पे एक्चुअल नहीं होता है, ये एस्टिमेट पे डिपेंड करता है, ये आपका क्या है, अवास्तविक होता है, इसीलिए इसका एक डिसएडवांटेज है। बात समझ में आ रही है। आप सपोज कर रहे हैं कि 10% पे देख रहे हैं, लेकिन आपका इन्फ्लेशन का रेट ज्यादा हो जाता है फ्यूचर में, उससे ज्यादा और आपको चाहिए होता है, लेकिन आपने 10% का एक्सपेक्टेशन किया और 10% के आधार पे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसलिए ये एस्टिमेट पे डिपेंड करता है, सीरियल होता है, अवास्तविक होता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, द डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाइज इज वेरी सब्जेक्टिव। यहां क्या रहा है, डिस्काउंटिंग फैक्टर जो हम लेते हैं 10%, 15%, 20%, ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, हम जितना एक्सपेक्टेशन करते हैं, जितना हमारा एक्सपेक्टेशन होता है, उसके आधार पे ये अलग अलग हो सकता है। ये भी एक लिमिटेशन है, कोई फिक्स अमाउंट हम नहीं रख पाते हैं क्योंकि हम एक एस्टिमेट पे काम करते हैं। ठीक है, विद अनसर्टेनिटीज गैलोर इन द लॉन्ग टर्म्स, बहुत फ्यूचर में बहुत सारे अनसर्टेनिटी होते हैं, बहुत अनिश्चितता होती है, जिसे पता नहीं होता है कि क्या आगे होने वाला है। द रिस्क फैक्टर एड अप विच आर नॉट सिंपली कैप्चर्ड हियर। तो रिस्क फैक्टर फ्यूचर में बहुत सारे हो सकते हैं, हम आज के डेट में सिर्फ देख लिए कि 1000 का हमें आगे चल करके कितना मिलना है, ये हमने तो डिसाइड कर लिया कि इतना इतना है, एक्सपेक्टेशन हम लगा लेते हैं, और उसका प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल के देख लेते हैं कि उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, और डिसाइड करते हैं कि प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन आप बताइए कि फ्यूचर में आपको जो मिलने वाला है वो सर्टेन नहीं है। ठीक है, एक एक्सपेक्टेशन है, इसका मतलब है कि कोई चीज आपका वहां पे रिस्क फैक्टर जो है बाद में हो सकता है, जिसे हम यहां कंसीडर करके नहीं चलते हैं, ये भी एक लिमिटेशन है। मोर एवर आगे यदि हम बात करें, दिस मेथड डज नॉट प्रोवाइड द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ओवर अ पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इसलिए यहां एक्चुअल हम पता नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ इतना तो कम से कम पता चल जाता है कि फ्यूचर में जो वैल्यू मिलेगा, जो एक्सपेक्टेशन हम करते हैं, है ना, उसको प्रेजेंट में हम कैलकुलेट करके देखते हैं और देखते हैं कि आज के टाइम में हमारे लिए वो फायदेमंद है या नहीं है। तो इस प्रकार से नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका मेथड काम करता है। तो इसका स्ट्रेंथ भी देख लिया, लिमिटेशन भी देख लिया। ठीक है,
अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हम लेते हैं और यहां आपको एक्चुअली पता चलेगा कि किस प्रकार से नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। हालांकि ये चीज आप समझ चुके हैं, वही चीज यहां फिर से किया जा रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट विद नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि शुरू में जो इन्वेस्टमेंट किया गया मतलब कैश का आउटफ्लो जो बिजनेस से हुआ है, ठीक है, कोई चीज में इन्वेस्ट किया गया है, वो आपका है 1,00,000 रुपया। ठीक है, जो आउटफ्लो हुआ है नेट इन्वेस्टमेंट जो शुरू में आपने इन्वेस्ट किया वो 1,00,000 रुपया है। द नेट कैश फ्लो ओवर ईयर वन, ओवर ईयर वन, फर्स्ट ईयर के लिए आपका जो कैश का इनफ्लो होगा वो आपका है 55,000। फॉर ईयर टू, सेकेंड ईयर के लिए आपका 80,000 का आपका बिजनेस में इनफ्लो होगा, मतलब बाद में रिटर्न आएगा आपका। फिर थर्ड ईयर के लिए 15,000 का। इस प्रकार से 3 साल के लिए आपके रिटर्न्स दिए हुए हैं जो इनफ्लो आने वाला है कैश का। ठीक है, फिर कह रहा है कि फर्दर द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। ये 10% क्या है? ये 10% वही है जो आप चाहते हैं कि कम से कम 10% तो हमें मिले ही मिले। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस आपका है। तो ये 10% क्या हो गया? ये 10% आपका डिस्काउंटेड रेट हो गया। बात समझ में आ रही है? और ये 10% डिस्काउंटेड, ये यहां जो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस क्या हो गया कि जो आपका 1,00,000 आप लगा रहे हैं तो वो कहीं से आप लाए होंगे, आपका खुद का होगा। आप यदि एफडी में लगाते, कहीं और लगाते, कहने का मतलब उस पे तो कुछ पैसे मिलते ना, तो वो वहां पे ना लगा के आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, कि जो कॉस्ट जो कैपिटल आप लगा रहे हैं उसका कॉस्ट कितना कम से कम है, तो वो आपका कॉस्ट आपका 10% है। आप चाहते हैं कि 10% कम से कम इन्वेस्टमेंट तो हमें होना ही चाहिए। तो यही आपका डिस्काउंटेड फैक्टर है जिससे हम डिस्काउंट करके देखेंगे कि आज के वैल्यू में, आज के डेट में कम से कम इतना यदि हम रखते हैं एक्सपेक्टेशन तो क्या हमारा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए यहां पे यदि ये वाला पॉइंट नहीं भी दिया होता फिर भी आप बना सकते थे, लेकिन यहां पे दे दिया है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपका दिया हुआ। प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो फैक्टर जो होगा, जो आपका प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर जो हम निकालते हैं वो आपका 10% के रेट से, यहां जो 10% है इसके रेट से तीनों साल के दिया है। फर्स्ट ईयर के लिए ये हो गया, सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए। हालांकि निकाल करके आप देख चुके हैं ये चीज। ठीक है, नहीं भी दिया होता फिर भी निकाल लेते, लेकिन जनरली ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ होता है तो आसान हो जाता है, निकालने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे क्या लेते हैं? ईयर के लिए, ईयर 0 के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1,00,000 इन्वेस्ट आपने किया है ना, आपका उसी साल में 1,00,000 इन्वेस्ट किया आपने, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम ईयर के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 होता है, ये याद रखिए। अब जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1,00,000 का 1,00,000 ही प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा। इसका मतलब आज जो आपने 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया उसका प्रेजेंट वैल्यू 1,00,000 ही होगा, क्योंकि आज के टाइम में ही देख रहे हैं, सेम ईयर में देख रहे हैं। अब नेक्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए जो आपका कैश का इनफ्लो हो रहा है बिजनेस में, आपको जो आ रहा है 55,000 है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपका दिया हुआ है 0.909, इसे मल्टीप्लाई करिए, ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसी तरह से आपका ये हो जाएगा और इसी तरह से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू आप निकालेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या होता है कि जो भी आपका इनफ्लो हुआ है बिजनेस में, ये आपका इनफ्लो हुआ है बिजनेस में और ये आपका आउटफ्लो, बिजनेस से बाहर गया था पैसा, आप इसे माइनस करिए इसमें तो आपका निकल के आ जाता है कितना? 27,340। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है, जितना इन्वेस्ट किया है ना उसमें से माइनस जब किया, जो आपका जितना आपका आ रहा है बिजनेस में उसमें माइनस किया जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ तो ये आपका वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इस प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सिंस द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट इज पॉजिटिव, इसका मतलब एनपीवी यहां पे कितना आया? 0 से ज्यादा आया। नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी कितना निकल के आया? 0 से ज्यादा निकल के आया। इसीलिए हम यहां पे क्या करेंगे? द कंपनी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। ऐसे केस में कंपनी इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आज का जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड था ये आपने समझ लिया, और बाकी जो मेथड है वो नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग, आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं, धन्यवाद।